myself Akshay Gupta, Assistant Professor at Nirvana University, Jaipur. Today we will discuss about the DRT and BRT subject radiography first. तो ये जो DRT और BRT है ये दोनों डिप्लोमा एंड बैचलर दोनों में जो रेडियोग्राफी फर्स्ट सब्जेक्ट है वो थर्ड पेपर है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक रेडियोग्राफी टर्म्स, ठीक है। तो बेसिक रेडियोग्राफी टर्म्स क्या होती है, तो हम रेडियोग्राफी सब्जेक्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि रेडियोग्राफी क्या होती है। तो हम रेडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेडियोग्राफी। अब रेडियोग्राफी होता क्या है, रेडियोग्राफी में दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेडियो और एक होता है ग्राफी, ठीक है। दो वर्ड है, रेडियो से मिलके बनता है रेडिएशन और ग्राफी मतलब ग्राफ। कोई भी हम डायग्राम बनाते हैं, कोई भी हम पेंटिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। तो यानी कि रेडिएशन से ग्राफ को हम डायरेक्टली बोलना चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, टू फॉर्म एन इमेज। यानी कि कोई भी इमेज बनाने को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। किसके थ्रू बनाएंगे, रेडिएशन के थ्रू बनाएंगे। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई, रेडियोग्राफी की डेफिनेशन हो गई कि रेडियोग्राफी होती क्या है कि रेडिएशन से कोई भी अगर हम इमेज बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियोग्राफी, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक रेडियोग्राफिक टर्म्स, ठीक है। तो जो रेडियोग्राफी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसी भी पोजीशन को करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की नीड होती है, ठीक है। तो वो सारी टर्म्स कौन कौन सी होती है, बिना टर्म्स को जाने अगर हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाएंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम पहले बेसिक जो रेडियोग्राफिक टर्म्स है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रेडियोग्राफी। तो फर्स्ट हमारी है द एनाटॉमिकल ह्यूमन बॉडी डिवाइड्स इन थ्री डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी एनाटॉमिकल बॉडी होती है, जो ये आप देख रहे हो चित्र में कि डायग्राम में कि जो हमारे जो पेशेंट खड़ा है इसको पेशेंट मानेंगे, ठीक है। जो ये ह्यूमन बॉडी है ये एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हमारे हाथ बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है। पाल्म हमेशा टुवार्ड्स द फ्रंट होगी और फेस हमारा स्ट्रेट होगा, बिल्कुल आईज स्ट्रेट देखेगी और फेस भी टुवार्ड्स होगा, ठीक है, सामने की ओर होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम फेस को इधर झुका लिए या इधर झुका लिए, नहीं, हमारा फेस बिल्कुल फ्रंट में होगा, पाल्म बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, एनाटॉमिकल बॉडी, जैसे हम देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो हमारी बॉडी में कुछ थ्री प्लेन्स होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट प्लेन होता है हमारी बॉडी में सेजाइटल प्लेन, जिसको हम मीडियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड प्लेन होता है हमारी बॉडी में कोरोनल प्लेन एंड थर्ड प्लेन होता है हमारी बॉडी में ट्रांसवर्स प्लेन, जिसको हम एक्सियल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्लेन क्या क्या काम करते हैं और कैसे ये डिवाइड होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा सेजाइटल प्लेन, जिसको हम मीडियन प्लेन भी बोलते हैं, ये क्या करता है, हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब मीडियन मतलब इसमें एक टर्म्स यूज होती है एमएसपी, कौन सी होती है, एमएसपी, ठीक है। इन एमएसपी का मतलब मिड सेजाइटल प्लेन, ठीक है। क्या हो गया, मिड सेजाइटल प्लेन, मिड मतलब बीच में से। तो हम इसको क्या करेंगे कि बीच में से डिवाइड करेंगे बॉडी को। जैसे कि हमारी ये एनाटॉमिकल बॉडी है, हम बिल्कुल सामने से खड़े हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी को बिल्कुल बीच में से डिवाइड करेंगे। जैसे कि इसमें डिवाइड हो रहा है ये बीच में से, तो बिल्कुल मिडिल में से हम बॉडी को डिवाइड करेंगे। यानी कि एक पार्ट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, राइट, और एक पार्ट हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट। तो हम डेफिनेशन इसकी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिड सेजाइटल प्लेन एमएसपी, ठीक है। इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू द लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। ये क्या करता है, डिवाइड कर रहा है बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में।
तो वह प्लेन जो बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेजाइटल प्लेन या फिर मीडियल प्लेन। ठीक है, इसमें एक जो टर्म्स यूज कर रहे हैं हम एमएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर पोजीशंस में जब हम पढ़ेंगे पोजीशंस को बॉडी की, पूरी जो 206 बोन्स होती है हमारी बॉडी में उनकी सबकी हम पोजीशंस पढ़ेंगे, तो उनमें ये एमएसपी वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में देना कि जो एमएसपी होता है वो होता है मिड सेजाइटल प्लेन, यानी कि बीच में से हम बॉडी को डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कोरोनल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में क्या होता है, इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू फ्रंट और बैक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कोरोनल प्लेन। कोरोनल से एक मतलब निकल रहा है, अगर हम कोरोनल को लिखें तो कोरोनल से हमें एक चीज निकल रही है, हिंदी में अगर अपन बोले उसे तो कॉर्नर, यानी कि कोरोनल को सिंपली लैंग्वेज में हमें याद करने के लिए जानना है कि कोरोनल को हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में कॉर्नर। ठीक है, कोरोनल से मीनिंग निकल रहा है कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर मतलब कि साइड। जैसे मैं हूं, अब मेरा बॉडी, मेरी एनाटॉमिकल बॉडी है, इसमें मैं कॉर्नर से, यानी कि कोरोनल मतलब कॉर्नर, तो कॉर्नर मेरा कौन सा, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम बॉडी को कहाँ से डिवाइड करेंगे, कॉर्नर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कॉर्नर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, कॉर्नर से डिवाइड कर रहे हैं। कॉर्नर से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा कि हम बॉडी को कॉर्नर से डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर मेरी बॉडी है इसको बीच में से डिवाइड करूँ कॉर्नर से, तो मुझे दो पार्ट मिलेंगे, कौन कौन सा, फ्रंट और बैक। तो फ्रंट अगर हमें पार्ट मिल रहा है तो एक पार्ट हमें कौन सा मिलेगा, फ्रंट, और एक पार्ट हमें मिलेगा बैक। फ्रंट आगे वाला पार्ट और बैक पीछे वाला पार्ट। हम इसको वैसे तो बोल रहे हैं कि फ्रंट और बैक, बट हमको रेडियोग्राफी में इसको फ्रंट और बैक नहीं बोलना है, इसको हम बोलेंगे कौन कौन सा, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट और एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि बैक और फ्रंट। ठीक है, पीछे वाले जो बैक साइड का है उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर, एंड जो आगे वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर। ठीक है, तो इसमें कोरोनल प्लेन में सिंपली हमने क्या जाना है कि वह प्लेन जो बॉडी को फ्रंट और बैक यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है उसको हम कौन सा प्लेन बोलेंगे, कोरोनल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा सेजाइटल प्लेन, सेकंड हो गया हमारा कोरोनल प्लेन, और थर्ड हो गया हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन को हमने बताया था कि हम एक्सियल प्लेन भी बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर। ठीक है, अपर एंड लोअर, तो ये क्या करता है, बॉडी को हमने बीच में से मिडिल से डिवाइड कर लिया, कॉर्नर से डिवाइड कर लिया, अब कौन सा बचा हमारे पास कि अपर एंड लोअर, यानी कि बिल्कुल हमारी बॉडी के बीच में से अब हम बॉडी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्लेन में हमारे पास क्या होता है कि हम बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सा, अपर एंड लोअर, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में से हम बॉडी को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास एक कौन सा आ जाएगा, अपर लिम्ब, एक क्या आ जाएगा, लोअर लिम्ब। ठीक है, ये तो हमारे बेसिक लैंग्वेज हो गई, बट अगर हम इसको रेडियोग्राफिक लैंग्वेज में बात करें तो इसको हम बोलेंगे, अपर लिम्ब को बोलेंगे सुपीरियर, और जो लोअर लिम्ब है उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर दो पार्ट हो गए हमारे पास। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स प्लेन को हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन कि वो प्लेन जो हमारी बॉडी को दो पार्ट यानी कि अपर और लोअर में डिवाइड कर रहा है, यानी कि रेडियोग्राफिक लैंग्वेज में बोले तो सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तीनों प्लेन क्लियर है कि फर्स्ट था हमारा सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन में हमने क्या किया था, बॉडी को बिल्कुल मिडिल यानी कि एमएसपी यानी कि मिड सेजाइटल प्लेन, मतलब मिड में से बॉडी को डिवाइड किया था, तो वो हो गया हमारा मिड सेजाइटल प्लेन। ठीक है, उसमें बॉडी को हमने दो प्लेन आए थे, कौन कौन से, राइट और लेफ्ट, दो पार्ट हो गए, वो हो गया हमारा सेजाइटल प्लेन। ठीक है, उसके बाद हमने कोरोनल की बात की, कोरोनल प्लेन की, उसमें हमने बॉडी को कॉर्नर से डिवाइड किया। तो कॉर्नर से डिवाइड किया तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट आए, एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी कि फ्रंट और बैक। ठीक है, थर्ड था हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, उसमें हमने ट्रांसवर्स प्लेन को हमने किया
तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आए, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, यानी कि अपर एंड लोअर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अदर रेडियोग्राफिक टर्म्स। ठीक है, कुछ हमारे ये तो हमारी बेसिक हो गई थी जो हमारे प्लान्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर रेडियोग्राफिक टर्म्स की। सबसे पहले हम अगर किसी भी पोजीशन को पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियोग्राफिक लैंग्वेज में अपन वर्ड्स को कैसे बोलते हैं। ठीक है, हम ये तो है नहीं कि हम डायरेक्ट फ्रंट बैक ऐसा बोलेंगे, नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट की। जैसा मैंने अभी बताया था कोरोनल प्लेन में, उसी में भी एंटीरियर और पोस्टीरियर की हमने बात की थी। तो जहाँ पे हमारी फर्स्ट है एंटीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन है द सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी डेट इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट इज कॉल्ड द एंटीरियर एस्पेक्ट। यानी कि ह्यूमन बॉडी, मैंने बताया था ह्यूमन बॉडी जो यहाँ पे भी हमें शो हो रही है, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है हमारी, और इसको अगर हम सामने से देखते हैं, दैट इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट इज कॉल्ड एंटीरियर एस्पेक्ट। यानी कि अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी या किसी भी इंसान को हम सामने से अगर देखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर एस्पेक्ट। यानी कि फ्रंट से अगर हम किसी को देख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एंटीरियर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रल एस्पेक्ट। यानी कि एक और वर्ड हमारे पास रेडियोलॉजी का आ रहा है, वेंट्रल। अगर हम किसी को फ्रंट से देख रहे हैं तो उसको हम दो वर्ड से बुला सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है हमारे पास एंटीरियर, सेकंड होता है हमारे पास वेंट्रल। ठीक है, जब हम चेस्ट के कुछ पोजीशंस पढ़ेंगे तब हम उसके अंदर बात करेंगे चेस्ट वेंट्रल की और चेस्ट डोर्सल की। डोर्सल वेंट्रल तो आपने देखा कि अगर हम पेशेंट को सामने से देख रहे हैं तो उसको वेंट्रल बोलेंगे, और हम बैक से देखेंगे तो वो हम नेक्स्ट पोस्टीरियर के अंदर पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट में हमने देखा कि फ्रंट से अगर हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो उसको हम एंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड लाइन है अगर हम उसको फ्रंट से देखते हैं तो उसको वेंट्रल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट की। ठीक है, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, द सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी डेट इज व्यूड फ्रॉम द बैक, ठीक है, इज कॉल्ड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, जैसे वो था फ्रंट, ये है बैक। अगर हम किसी को बैक से देख रहे हैं तो वो क्या होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, फ्रंट से देखने वाले को हमने बोला एंटीरियर, और बैक से देखने वाले को हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। ठीक है, सेकंड फ्रंट से हमने देखने वाले को क्या बोला था, वेंट्रल, और इसमें हम बैक से देखने वाले को इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोर्सल एस्पेक्ट। उसको हमने बोला था वेंट्रल, इसको हम बोलेंगे डोर्सल। ठीक है, तो क्लियर। फ्रंट से हम देखते हैं तो एंटीरियर और वेंट्रल, बैक से हम देखते हैं तो डोर्सल और पोस्टीरियर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल। ठीक है, थर्ड आता है हमारा लेटरल एस्पेक्ट। लेटरल की हम बात करें तो फ्रंट हमारा एंटीरियर हो गया, बैक हमारा पोस्टीरियर हो गया, थर्ड है हमारा लेटरल। क्योंकि हमारी जो पोजीशंस है उन तीनों में ये तीनों सबसे ज़्यादा मेनली काम आते हैं, फ्रंट, बैक और साइड। ठीक है, तो लेटरल होता है द सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी डेट इज व्यूड फ्रॉम द साइड इज कॉल्ड लेटरल एस्पेक्ट। यानी कि अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है, जो इंसान का शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, उसको अगर हम डेट इज व्यूड फ्रॉम द साइड, अगर हम उसको साइड से देखते हैं इज कॉल्ड लेटरल एस्पेक्ट। यानी कि अगर हम उसको साइड से देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल एस्पेक्ट। यानी कि फ्रंट से हमने अगर किसी को देखा तो वो एंटीरियर, बैक से अगर हमने किसी को देखा तो वो पोस्टीरियर, और साइड से यानी कि मुझे देखो, जैसे मुझे आप साइड से देख रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल एस्पेक्ट। लेटरल में हमारी गर्दन सामने की ओर होगी स्ट्रेट, और ये हमारी लेटरल पोजीशन हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये है लेटरल यानी कि साइड से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीडियल। ठीक है, मीडियल एस्पेक्ट में क्या होता है, द सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट डेट इज नियर टू द मिडिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मीडियल एस्पेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, डायग्राम पे मत जाना। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी होती है। ठीक है, इसको हमने क्या किया था, बीच में से
डिवाइड किया था, यानी कि MSP मतलब मिड सेजाइटल प्लेन से डिवाइड किया था। ठीक है, अब जो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास दो पार्ट आए थे, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, मिड लाइन। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे मिड लाइन। अब मिड लाइन के जो हमारे ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि आप जैसे आप ये ह्यूमन बॉडी देख रहे हो, आप ये ह्यूमन बॉडी देख रहे हो, इसके अंदर अगर हम इसको बीच में से डिवाइड करते हैं, हम बात कर रहे हैं मीडियल की। ठीक है, इसको हम बात कर रहे हैं मीडियल की। अगर इसको बीच में से डिवाइड करते हैं, जो ये हमारी है लिटिल फिंगर, तो जो हमारी बॉडी के पास में होता है, ह्यूमन बॉडी जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है उसके अंदर जो हमारी बॉडी के नियर होगा, मिड लाइन के जो नियर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल। और जो हमारी बॉडी से दूर होगा, यानी कि थंब, जैसे थंब है, थंब को हम क्या बोलेंगे, लेटरल। यानी कि ये कौन सी साइड में हो गया, साइड में हो गया ये, तो साइड वाले को हम बोलेंगे लेटरल। और साइड वाला, जैसे हमारी एनाटॉमिकल बॉडी ऐसे रहती है, तो इसके अंदर हम थंब को तो बोलेंगे साइड, यानी कि ये तो हो गया लेटरल। और जो हमारी मिड लाइन के जो हमने बीच में से डिवाइड किया उसके पास में होगी जो लिटिल फिंगर है, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल। ठीक है, क्लियर, मीडियल और लेटरल। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन थी, ठीक है, हमारी डेफिनेशन है द सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट डेट इज नियर टू द मिडिल ऑफ द बॉडी, मिडिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द मीडियल एस्पेक्ट। यानी कि मिडिल ऑफ द बॉडी के बीच में जो हमारा बॉडी पार्ट होगा वो कौन सा होगा, मीडियल पार्ट होगा, और जो दूर होगा वो कौन सा होगा, लेटरल पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, प्रोक्सिमल और डिस्टल में। नेक्स्ट है हमारा प्रोक्सिमल और डिस्टल। ठीक है, सिंपल सा अगर अपन को इसको याद करना है तो इसका हमें मीन निकालना है, पी का मतलब पास में और डी का मतलब दूर। ठीक है, प्रोक्सिमल मतलब पास में, डिस्टल मतलब दूर। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ें, इट इज रेफर टू द बॉडी पार्ट विच इज क्लोजर टू द ट्रंक। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि कोई भी, जैसे मेरा ट्रंक है, जैसे मैंने शोल्डर की बात करी कि मेरे पास शोल्डर है, अब मुझे पता लगाना है कि शोल्डर से मेरे पास प्रोक्सिमल कौन सा है और डिस्टल कौन सा है। ठीक है, तो अब शोल्डर के पास में क्या है, मेरा आर्म है, तो जो पास वाला होगा वो कौन सा होगा, मैंने बताया कि पास वाला प्रोक्सिमल और दूर वाला डिस्टल। तो जो शोल्डर है, शोल्डर से मेरे पास प्रोक्सिमल कौन सा हो जाएगा, आर्म मेरा प्रोक्सिमल हो जाएगा, और एल्बो या रेडियस अल्ना कौन सी हो जाएगी, डिस्टल हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम दें तो शोल्डर का दे सकते हैं, तो शोल्डर में हमारे पास प्रोक्सिमल तो कौन सा हो जाएगा, आर्म हो जाएगी, और डिस्टल में कौन सा हो जाएगा, रेडियस अल्ना। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका, कि अगर हम प्रोक्सिमल यानी कि टुवार्ड्स द ट्रंक यानी कि नियर द ओरिजिन, ठीक है, और डिस्टल यानी कि अवे फ्रॉम द ट्रंक यानी कि फार फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, डिस्टल मतलब डिस्टेंट, प्रोक्सिमल मतलब प्रोक्सिमिटी मतलब पास में। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो पास का मतलब प्रोक्सिमल, दूर का मतलब डिस्टल, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट से अगर हम प्रोक्सिमल और डिस्टल का पता लगाते हैं तो उसके पास वाला पार्ट कौन सा होगा, प्रोक्सिमल होगा, और उससे दूर वाला पार्ट कौन सा होगा, डिस्टल होगा। ठीक है, यानी कि शोल्डर से आर्म पास वाला हो गया, और नीचे का जो हैंड जिसे हम बोल सकते हैं वो दूर वाला हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोक्सिमल और डिस्टल। डिस्टल की डेफिनेशन है, इट इज रेफर टू द बॉडी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द ट्रंक। ठीक है, तो हमें क्लोजर टू द ट्रंक को हम बोलेंगे प्रोक्सिमल, और अवे फ्रॉम द ट्रंक को हम बोलेंगे डिस्टल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेक्ट की। ठीक है, इरेक्ट को हम बोलते हैं इरेक्ट, बहुत सारे एक्सरे ऐसे होते हैं जिनको हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे, तो उस स्टैंडिंग पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। इसको स्टैंडिंग, जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन होगी
उनको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इट मीन्स इन एन अपराइट पोजीशन सच एज सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। अब अगर पेशेंट, सिटिंग से मतलब है कि पेशेंट अगर बैठा हुआ है, जैसे कि हम कई बार ऐसा होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि बेड साइड रेडियोग्राफी होती है, उसके अंदर हमें पेशेंट के पास जाना पड़ता है एक्सरे करने वार्ड के अंदर, तो वहाँ पे पेशेंट खड़ा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो हम उसको बेड के ऊपर बैठाते हैं। बैठाना कैसे है, ऐसे, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन। सिटिंग में यानी कि वो बेड पे पीछे सिराना लगा के बेड के ऊपर बैठ सकता है, उसको हम क्या, कौन सी पोजीशन बोलेंगे, सिटिंग पोजीशन। और एक होती है स्टैंडिंग पोजीशन, इसको हम अपराइट भी बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम इरेक्ट और अपराइट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। सिटिंग को हम बोलेंगे इरेक्ट और स्टैंडिंग को हम बोलेंगे अपराइट, ठीक है। ये स्टैंडिंग पोजीशन है, इसको हम अपराइट नाम दे देते हैं, और ये सिटिंग पोजीशन है, इसको हम इरेक्ट नाम दे देते हैं। क्लियर, कि अगर पेशेंट स्टैंडिंग में एक्सरे करवा रहा है तो उसको हम बोलेंगे अपराइट पोजीशन, और पेशेंट सीटिंग में एक्सरे करा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इरेक्ट पोजीशन, ठीक है। बट दोनों का मीन क्या होता है कि पेशेंट खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, ठीक है। तो इरेक्ट का मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सुपाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपाइन, ठीक है। लास्ट हमने बात की थी इरेक्ट और अपराइट की, तो इरेक्ट और अपराइट में तो क्या हुआ था, पेशेंट खड़ा हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुपाइन पोजीशन की, यानी कि सुपाइन मतलब पेशेंट लेटा हुआ है। अब वो लेटा किस पोजीशन में है, उसको हम, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं। अगर हम सीधा लेटे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, और अगर हम उल्टा लेटे हैं, मुंह के बल लेटे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सुपाइन की। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट मीन्स लाइंग ऑन द बैक और विथ द फेस अपवर्ड, यानी कि इट मीन्स लाइंग ऑन द बैक, यानी कि वो बैक का सहारा लेके लेटा हुआ है, यानी कि जैसे हम किसी बेड पे लेटे हैं या टेबल पे लेटे हैं, तो अगर हम उस पर सीधा लेटे हैं तो उसको हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डोर्सल डेक्यूबिटस। जैसे अभी मैंने बात की थी, जब एंटीरियर और पोस्टीरियर हमने पढ़ा था तो वहाँ पे दो वर्ड पढ़े थे, डोर्सल और वेंट्रल, ठीक है। तो डोर्सल डेक्यूबिटस यानी कि अगर ये सुपाइन पोजीशन है, इसमें पेशेंट बैक टच, टेबल पे पेशेंट की बैक टच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपाइन पोजीशन। और फेस किधर है, फेस अपवर्ड, यानी कि फेस ऊपर देखता हुआ पेशेंट का है, तो ये कौन सा हो गया, लाइंग ऑन द बैक और विथ द फेस अपवर्ड, तो ये सुपाइन पोजीशन हो गई। इसको हमने, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोर्सल। मैंने बताया था कि डोर्सल अगर हम पेशेंट को पीछे से देखते हैं, आप पहले जाके वीडियो में देख सकते हो कि अगर पेशेंट पीछे से अगर हम उसको देखते हैं तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, डोर्सल। और मैंने ये भी बताया था कि अगर उसको हम सामने से देखते हैं तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, वेंट्रल, ठीक है। तो ये पेशेंट पीछे से बैक से टच करके लेटा हुआ है, तो उसको हम कौन सी बोलेंगे, सुपाइन और डोर्सल। यानी कि पेशेंट की बैक टच है तो उसको हम डोर्सल बोलेंगे, और पेशेंट का अगर आगे वाला जो थोरेक्स पार्ट है अगर वो टच होता तो उसको हम कौन सा बोलेंगे, वेंट्रल, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन की बात करें तो लाइंग ऑन द बैक और विथ फेस अपवर्ड, यानी कि पेशेंट बैक से लेटा हुआ है और उसका फेस ऊपर की ओर है, तो उसको हम सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोन की। प्रोन होता है, इट मीन्स लाइंग ऑन द चेस्ट विथ द फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है। यानी कि वो चेस्ट उसकी टेबल पे टच है, और अगर उसकी चेस्ट टेबल पे टच है तो वो कौन सी पोजीशन हो जाती है, प्रोन पोजीशन हो जाती है, ठीक है। इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ओके जी। इस यार एक बार देखो, इसको ऊपर करना है, नहीं नहीं ये है ना, अच्छा पूरा ही क्रॉस कर दो इसको, फिर हो जाएगा। एक बार देखो यार लास्ट का, कंटिन्यू कर दो। कर दो स्टार्ट।
ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रोन की। ठीक है, तो प्रोन मतलब पेशेंट हमारा उल्टा लेटा हुआ है, यानी कि थ्योरेक्स हमारी टेबल पे टच है, चेस्ट हमारा टेबल पे टच है। ठीक है, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोन पोजीशन, जिसमें हमारा थ्योरेक्स टेबल पे टच है, मतलब हम मुंह के बल लेटे हुए हैं। ठीक है, और हमारा जो फेस है वो टेबल की साइड है, यानी कि डाउनवर्ड से है। ठीक है, तो उस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे, प्रोन पोजीशन। ठीक है, इसकी सेकंड लाइन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रल डेक्यूबिटस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल डेक्यूबिटस भी बोलते हैं। जैसा मैंने बताया था, डेक्यूबिटस वो भी आपको बताएंगे डेक्यूबिटस क्या होता है। अभी आप इसको इतना समझो कि वेंट्रल होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया प्रोन, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल, यानी कि पीछे से अगर हम पेशेंट को देखेंगे तो वो डोर्सल, आगे से अगर वो पेशेंट लेटा हुआ है, अगर बैक से लेटा हुआ है तो वो हो गया डोर्सल, और फ्रंट से लेटा हुआ है, फ्रंट टच है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लेटरल डेक्यूबिटस। जो हमारे डेक्यूबिटस की बात कर रहे थे, यानी कि डेक्यूबिटस होता है, इट मीन्स लाइंग ऑन द साइड, यानी कि राइट, दो पार्ट होते हैं इसके, यानी कि लाइंग ऑन द साइड के मतलब कि पेशेंट साइड टच करके टेबल पे लेटा हुआ है। देखो, बैक टच करके बोला तो उसको सुपाइन बोल दिया, आगे से अगर वो थ्योरेक्स और चेस्ट टच करके सोया तो उसको हम प्रोन बोल दिया। ठीक है, अगर अब हम साइड टच करके सोएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेक्यूबिटस, लेटरल डेक्यूबिटस। ठीक है, तो लेटरल डेक्यूबिटस यानी कि इट मीन्स लाइंग ऑन द साइड, यानी कि साइड टच करके अगर पेशेंट सो रहा है तो उसको लेटरल बोलेंगे। तो राइट लेटरल डेक्यूबिटस और लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस, ये दो पार्ट होते हैं। सिंपली हमें याद रखना है कि अगर हमारी राइट साइड टच है तो वो राइट लेटरल हो गया, और अगर हम लेफ्ट साइड टच करके सो रहे हैं तो वो हमारा लेफ्ट साइड हो गया। तो इसमें पेशेंट राइट साइड टच करके सो रहा है तो इसको बोल देंगे राइट लेटरल डेक्यूबिटस, और इसमें पेशेंट लेफ्ट साइड टच करके सो रहा है तो इसको हम बोल देंगे लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी टर्म्स हार्ड होगी, तो ऐसा थोड़ा सा फोकस करना है कि जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोजेक्शन। अब हम आ गए पोजिशनिंग के मेन चैप्टर पे। ठीक है, तो इट इज़ ए रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरे बीम इज पास्ड थ्रो फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब हमने एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ लिया, तो अब हमें ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है। फिर भी मैं बता दूं, एंटीरियर फ्रंट और बैक पोस्टीरियर। ठीक है, क्लियर। तो इट इज़ ए रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन, यह एक रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है इन विच द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरे बीम, जिसके अंदर एक्सरे बीम का डायरेक्शन इज पास्ड थ्रो फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। जब हम पोजिशनिंग पढ़ेंगे आगे उसके अंदर और डिटेल में बताएंगे कि एपी कौन से एक्सरे के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मली अभी सोचते हैं कि हमें चेस्ट का एपी व्यू करना है। ठीक है, अभी ये मत सोचना कि चेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता। नॉर्मली ये पता है कि चेस्ट हमारी ये वाला पार्ट होता है जिसे हम थ्योरेक्स बोलते हैं, हिंदी में बोले तो हम इसको छाती बोलते हैं। ठीक है, तो ये चेस्ट का हमें एपी व्यू करना है। अब एपी हमने क्या पढ़ा, एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ ए रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरे बीम इज पास्ड थ्रो फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर। यानी कि ये एक रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सरे बीम का जो डायरेक्शन है वो आगे से पीछे की ओर हो रहा है। यानी कि जो रेडिएशन जा रही है वो कहाँ जा रही है, हमारे आगे से पीछे की ओर जा रही है, यानी एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रही है। ठीक है, अब हमें चेस्ट का एपी व्यू करना था। जैसे मैंने बताया कि चेस्ट का अगर हम एपी व्यू करेंगे, ठीक है, यानी कि चेस्ट एक्सरे का हमें एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सरे करना है। ठीक है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, जो हमारा ये देख सकते हैं, ये एपी है और ये पीए है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है एपी और पीए। तो ये जो अगर हम एंटीरियर से यानी कि आगे से पीछे रेडिएशन जाएगी तो हमारी पोजीशन कैसी होगी, फ्रंट में देखती हुई। जैसे सामने हमारी ट्यूब रहती है, एक्सरे ट्यूब जो होती है, अगर उसको हमने एपी बोला तो हमारी जो फेस है वो स्ट्रेट में होगा ट्यूब की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन हो गई एपी। इसके अंदर हमारी रेडिएशन इधर आगे से जाएगी और पीछे को निकलेगी, यानी एंटीरियर से पोस्टीरियर। ठीक है, हमारी जो इमेज आ जाएगी वो एपी व्यू की आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पीए। ठीक है, जिधर से नेक्स्ट होता है हमारा पीए।
जो हमारा है पोस्टीरियर से एंटीरियर प्रोजेक्शन, इसको हम पीए भी बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर से एंटीरियर में क्या होगा, इट इज़ ए रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरे बीम इज पास थ्रू फ्रॉम द पोस्टीरियर टू एंटीरियर। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा एक्सरे बीम का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, यानी कि जो हमारी रेडिएशन निकलेगी वो किधर से किधर निकलेगी, पीछे से आगे की ओर, यानी कि बैक टू फ्रंट, यानी कि पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारी जो पीए पोजीशन है उसका है, इधर से सामने से ट्यूब रेडिएशन आ रही है एक्सरे ट्यूब से, तो वो हमारी बैक से टच होगी और फ्रंट से निकलेगी, क्लियर। तो ये हमारी एपी पोजीशन है, ये हमारी पीए पोजीशन है। तो ये एपी और पीए ये हमारे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको पोस्टीरियर टू एंटीरियर, इसको एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये हमें क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेटरल व्यू। जैसे कि हमने बात की थी लेटरल व्यू की, कि अगर हम साइड से देखते हैं तो उसको हम लेटरल व्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी है, इट इज़ ए रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरे बीम पास थ्रू फ्रॉम द वन साइड टू द अनोदर साइड ऑफ द पेशेंट बॉडी, ठीक है। नॉर्मली हमने बात की थी कि ये हमारा लेटरल व्यू है, जिसमें हम साइड में स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हमारा फेस होगा तो उस पोजीशन में हम खड़े रहेंगे। अब हम आगे की बात करते हैं कि उसमें रेडिएशन कैसे जाएगी, ठीक है। तो इसके दो पार्ट होते हैं लेटरल व्यू के, एक होता है लेफ्ट लेटरल व्यू, एक होता है राइट लेटरल व्यू, ठीक है। तो इसमें हम दोनों साइड से पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं। जैसे हमको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि हमें लेफ्ट लेटरल व्यू चाहिए, और लेफ्ट लेटरल व्यू में हम पेशेंट को लेफ्ट साइड टच करवा देंगे, ठीक है। जैसे लेफ्ट लेटरल व्यू है तो ये इमेज रिसेप्टर है, मानो ये इमेज रिसेप्टर है, ठीक है। इसके अंदर जो वर्टिकल इमेज रिसेप्टर होता है IR, उसके ऊपर स्टैंडिंग में जब हम एक्सरे करते हैं, जैसे ये आपको ये दिख रहा है, इसके अंदर ये वाला ये है इमेज रिसेप्टर जिस पे इमेज रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर पेशेंट क्या है, लेफ्ट लेटरल व्यू। जैसे लेफ्ट में अगर पेशेंट है, लेफ्ट लेटरल हमसे मांगा है, तो हम लेफ्ट साइड को टच कर देंगे, किसके, चेस्ट स्टैंड के, यानी वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के, ठीक है। अगर हम उसके चेस्ट लेफ्ट लेटरल हमसे मांगा है तो लेफ्ट साइड टच कर देंगे, राइट लेटरल हमसे मांगा है तो राइट साइड टच कर देंगे, ठीक है। तो रेडिएशन किधर से किधर जाएगी, रेडिएशन जाएगी, इट इज़ ए रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरे बीम पासेस थ्रू फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट बॉडी, ठीक है। तो राइट से अगर लेफ्ट साइड जाएगी, अगर हमने लेफ्ट साइड टच किया है तो ठीक है, रेडिएशन इधर से ही आएगी, क्योंकि ट्यूब हमारे सामने होती है। तो इधर से अगर हमारे पास रेडिएशन आ रही है तो हमारी राइट साइड से रेडिएशन आ रही है, और किधर को निकल रही है, लेफ्ट साइड में निकल रही है, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड ही टच है। तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट लेटरल व्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट लेटरल व्यू की। राइट लेटरल में हम हमारी राइट साइड को इमेज रिसेप्टर के टच कर देंगे, तो रेडिएशन किधर से आएगी, it refers to a radiographic projection in which the direction of the X-ray beam passes through from the left to the right side of the patient body, ठीक है। इसमें किधर से आ रही है, राइट साइड अगर टच है तो लेफ्ट साइड से हमारे रेडिएशन आएगी बॉडी के, और राइट साइड में निकलेगी, यानी इमेज रिसेप्टर को रिसीव होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट लेटरल, और एक हो गया हमारा लेफ्ट लेटरल, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओब्लिक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओब्लिक व्यू, ठीक है। ओब्लिक व्यू में क्या होता है, एक हो गया हमारा एपी, एक हो गया हमारा पीए, एक हो गया हमारा लेटरल। नेक्स्ट है हमारा ओब्लिक व्यू, ठीक है। ओब्लिक व्यू में क्या होता है, ओब्लिक प्रोजेक्शन इज ए मिडिल पोर्शन ऑफ एपी एंड लेटरल पोजीशन, ठीक है। नॉर्मली हम बात करें तो एपी को हम बोल सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। एपी हो गया हमारा 180 डिग्री, लेटरल को हम बोल सकते हैं 90 डिग्री, एंड इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक, उसको हम बोल सकते हैं 45 डिग्री। यानी कि अगर हम पेशेंट को डायरेक्टली इंडिकेट करें तो एपी और पीए के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप 180 डिग्री पे खड़े हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट लेटरल के लिए हम बोलेंगे तो उसको बोल सकते हैं हम कि 90 डिग्री पे, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक होता है ओब्लिक, उसमें हमारा एंगल बनता है 45 डिग्री का, ठीक है। कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्शन इज ए मिडिल पोर्शन ऑफ ए एपी एंड लेटरल पोजिशंस, ठीक है। ये क्या होता है, मिडिल पोर्शन होता है किसका, एपी और लेटरल का, ठीक है। तो एपी में हम ऐसे खड़े थे, लेटरल में हम ऐसे खड़े हैं, तो दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, ये वाला,
ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ना तो पूरा भी सीधा नहीं रहना, पूरा इधर भी नहीं रहना, तो बीच में बिल्कुल इतना होना है कि हम ओब्लिक 45 डिग्री का एंगल हमें इमेज रिसेप्टर के साथ बनाना है। ठीक है। द पेशेंट इज रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एपी पीए फॉर द ओब्लिक पोजीशन, यानी कि एपी और पीए का जो पार्ट होता है उन दोनों के बीच में से हमें जो पेशेंट को है उसको 45 डिग्री तक रोटेट करना है, 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है। ठीक है। तो ये कौन सा, ये पोजीशन आप देख रहे हो, यह है ओब्लिक पोजीशन। ठीक है। इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं? ओब्लिक पोजीशन बोलते हैं, जिसमें ना पेशेंट पूरा सामने की पोजीशन में, ना पीए पोजीशन में है, ना एपी पोजीशन में है, ना ही ना ही पूरा साइड में है, यानी कि लेटरल पोजीशन में भी नहीं है। तो इसको हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे? ओब्लिक पोजीशन, यानी कि ना पेशेंट पूरा सीधा ना पूरा लेटरल। ठीक है। वो कौन सा एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसमें हमारा पेशेंट को हम उस पोजिशन को बोल देते हैं ओब्लिक पोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। ठीक है। दो हमारे पास और बेसिक टर्म्स होती है, कौन कौन सी? एक्सटेंशन और फ्लेक्सियन। ठीक है। इन दोनों को हम साथ में बात करें तो एक्सटेंशन और फ्लेक्सियन क्या होता है? एक्सटेंशन में होता है इट इज़ द मूवमेंट्स ऑफ ए जॉइंट्स इन द एंगल ऑफ द जॉइंट्स इज इंक्रीज्ड, यानी कि जो जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मेरा हाथ ऐसे कर रखा है, अब मेरे को बोलना है कि जॉइंट, यानी कि मेरा जॉइंट कौन सा हो गया? एल्बो जॉइंट हो गया। ठीक है। इसमें लिख रहा है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए जॉइंट। ठीक है। तो मेरा जो एल्बो जॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच का मूवमेंट, जो रेडियस चलना और आर्म के बीच का मूवमेंट देखना है, जॉइंट हो गया एल्बो जॉइंट। इन द एंगल्स ऑफ द जॉइंट इज इंक्रीज, यानी कि एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर मैं हाथ को खोलूंगा तो दोनों के बीच का एंगल बढ़ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्शन है में हमारा इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए जॉइंट्स इन विच द एंगल ऑफ द जॉइंट इज डिक्रीज्ड, यानी कि एंगल ऑफ द जॉइंट, दोनों जो जॉइंट के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, मतलब कम होगा। इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब कम होना। ठीक है। तो जैसे ये एंगल दोनों का जॉइंट बढ़ा हुआ है अभी, तो इस पोजीशन को हमने बोल दिया एक्सटेंशन। ठीक है। जैसे हम हाथ को ऊपर करेंगे तो ये हमारा एंगल कम होता जा रहा है, एंगल कम हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सियन। जैसे कि हम ये आप पढ़ोगे आगे एलएस स्पाइन, एलएस स्पाइन के अंदर ये दो व्यू पढ़ोगे, फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन। ठीक है। तो फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन पढ़ोगे तो जैसे ये पेशेंट आगे झुक रहा है, नीचे को झुक रहा है, तो वो नीचे झुक रहा है तो क्या हो रहा है? एंगल डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उसको हमने क्या बोला? फ्लेक्सियन। और एक होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या हो रहा है? पेशेंट पीछे झुक रहा है पूरा, तो उसमें क्या हो रहा है कि एंगल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। ठीक है। ये दोनों क्या है? मूवमेंट्स ऑफ द ट्रंक। ठीक है। तो आगे अगर एंगल कम हो रहा है तो उसको क्या बोलना है? डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलना है? फ्लेक्सियन। एंगल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलना है? एक्सटेंशन। ओके। नेक्स्ट है हमारी एबडक्शन और एडक्शन। इट्स इंपॉर्टेंट। इन दोनों को भी हम साथ में बात करें, एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन, इनको भी बच्चे इनमें भी बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको सिंपली लैंग्वेज में हमें सीखने के लिए क्या करना है? ऐड। ठीक है। ऐड मतलब जोड़ना। ठीक है। यानी कि प्लस। ठीक है। और एबडक्शन यानी घटाना, यानी कि माइनस। माइनस हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसमें एडक्शन में ऐड करना है और एबडक्शन में घटाना है, यानी कि माइनस करना है। ठीक है। तो इनको हम सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। एबडक्शन के हम डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द मोशन ऑफ ए लिम्ब इन विच द लिम्ब मूव्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारा लिम्ब है उसमें क्या हो रहा है? विच द लिम्ब मूव्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि जो हम फिर से एक बार एमएसपी पे आते हैं। मैंने बताया था एमएसपी हमारे बहुत काम आएगी। ठीक है। एमएसपी में हमारी ये बॉडी थी। ठीक है। ये हमारी बॉडी है। ठीक है। इसको अगर हमने बीच में से डिवाइड किया, यानी कि यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो ये मिड लाइन के जो पास इसमें है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि दूर वाला जो पार्ट होगा हमारी बॉडी के, यानी कि जैसे मैं हूँ, मेरे को आप ह्यूमन बॉडी समझो, तो जैसे
मैं मेरे को अगर बीच में से डिवाइड किया है तो बीच में से डिवाइड किया है, अगर मैं फिर इस हाथ को ऐसे दूर उठाऊं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो एबडक्शन यानी कि घट रहा है, तो ये दूर हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, एबडक्शन। और अगर मैं इसको पास में लेके आऊँगा तो ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, वापस पास में आ रहा है यानी कि जुड़ रहा है, जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडक्शन हो जाएगा। एड मतलब जोड़ना, एबडक्शन मतलब घटाना, माइनस करना, ठीक है। तो एबडक्शन क्या हो गया, मिडिल ऑफ द बॉडी से अगर कोई पार्ट दूर हो रहा है तो उसको तो कौन सा बोलेंगे, एबडक्शन, और अगर कोई पार्ट पास में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एडक्शन, ठीक है। जैसे इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो, इसमें मिडिल ऑफ द बॉडी से, मिड लाइन से ये पैर दूर हो रहा है तो इसको हमने बोला एबडक्शन एक्सिस से, और ये एक्सिस से यानी कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी से पास में आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन, ठीक है, क्लियर। फिर हमारा आता है, ये हो गई थी हमारी बेसिक रेडियोग्राफी टर्म्स। अब हम बात करेंगे कि कोई भी हम रेडियोग्राफी पढ़ेंगे उसके लास्ट में हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको हम बार बार और हर पोजीशन में लिखेंगे, तो उनके लिए मैं कुछ आपको मेन रेडियोग्राफिक टर्म्स में बताता हूँ। ये कितने घंटे का हो गया लोकेश जी यहाँ तक, बताओ ना, क्योंकि ये क्या है फिर थोड़ा नेक्स्ट में आ जाता है, इस वजह से के बाद में अभी तक शायद 3-4 है। बेसिक जो रेडियोग्राफिक टर्म्स थी वो कंप्लीट है, नहीं नहीं वही चल रही है, कंप्लीट कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। फिर आती है हमारी द मेन रेडियोग्राफिक टर्म्स, उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल रे की। ठीक है, सेंट्रल रे में हम बात करें तो जो सेंट्रल रे क्या होती है, द सेंट्रल रे इज एन इमेजिनरी एक्सरे बीम डेट कम्स फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब इन द सेंटर ऑफ द एंटायर एक्सरे बीम। ठीक है, तो सेंट्रल रे क्या होती है, एक इमेजिनरी एक्सरे बीम होती है, क्योंकि सेंट्रल रे रेडिएशन ही होती है जिसमें से हमारी रेडिएशन निकल के आएगी ट्यूब में से। ठीक है, तो वो रेडिएशन सेंट्रल रे हमें पेशेंट के ऊपर करना पड़ता है। जैसे कि मेरा चेस्ट एपी एक्सरे करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चेस्ट एपी एक्सरे में सामने फ्रंट को देख के सामने में एपी एंटीरियर टू पोस्टीरियर पोजीशन में खड़ा हो गया। ठीक है, अब सेंट्रल रे सामने एक्सरे ट्यूब होगी तो उससे आएगी, तो वो क्या है, उसमें पता लगाना होता है कि सेंट्रल रे हम कौन से पॉइंट पे करेंगे। जैसे हम चेस्ट के अंदर मैं आपको बताऊं तो हम T7 पे चेस्ट की पोजीशन करते हैं, यानी कि थ्योरेसिस 7 स्पाइन पे हम चेस्ट एक्सरे में पोजीशन सेंट्रल रे देते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल रे के अंदर हमें यही पता लगाना है कि हम कौन सी जगह उसका सेंटरिंग करेंगे, बॉडी के किस पार्ट पे हम सेंटरिंग करेंगे। सेंट्रल रे का सिंपल सा मीन यही है। ठीक है, द सेंट्रल रे इज एन इमेजिनरी एक्सरे बीम डेट कम्स फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब इन द सेंटर ऑफ द एंटायर एक्सरे बीम, यानी कि इतना याद रखना है कि हम किसी भी पार्ट का एक्सरे कर रहे हैं ना, तो उसके सेंटर में हम वो सेंट्रल रे यूज़ करेंगे। जैसे कि हैंड का हम एक्सरे कर रहे हैं, ठीक है, हैंड में अगर हम एक्सरे कर रहे हैं तो उसके अंदर अब मैं बोलूँ कि हमें सेंट्रल रे देना है, तो इसके हम बिल्कुल मिडल में उसके सेंट्रल रे देंगे ताकि ऊपर का भी कवर हो, नीचे का भी कवर हो। ठीक है, तो सेंट्रल रे अगर हम हाथ में कर रहे हैं तो बिल्कुल, यानी कि जो मेटाकार्पल बोन है हम उस पर थर्ड मेटाकार्पल जो है उसमें हम उसकी सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे मेटाकार्पल है, ये हमारा फेलेंजेज है हैंड के अंदर। ठीक है, और ये कार्पल है जिसको हम रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मेटाकार्पल में हम बिल्कुल सेंटर में और मिडिल में सेंटरिंग करेंगे, सेंटरिंग बोल सकते हैं इसको सेंट्रल रे को। तो हम सेंटरिंग कहाँ पे करेंगे, बिल्कुल मिडिल में सेंटरिंग करेंगे, यानी कि थर्ड मेटाकार्पल पे हम सेंटरिंग करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल रे। सेंट्रल रे का सिंपल मीनिंग है कि हमको किसी भी बॉडी पार्ट का हम उसका एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें हम सेंटरिंग कहाँ पे करेंगे वो हमें इसके सेंट्रल रे के अंदर बताना है। ठीक है, सेंट्रल रे में कौन से पार्ट पे हम सेंटरिंग कर रहे हैं, कौन से पार्ट पे हम करेंगे, उसको हमें किस में बताना है, सेंट्रल रे के अंदर बताना है। नेक्स्ट है हमारा कोलिमेशन। कोलिमेशन में हम क्या करेंगे, कोलिमेशन में इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस पेशेंट एक्सपोजर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसका यूज़ पता करना है कि कोलिमेशन होता क्या है। कोलिमेशन में क्या होता है कि जो एक्सरे ट्यूब होती है उसके अंदर कम ज़्यादा करने का होता है, कि हम लाइट को, जो एक्सरे ट्यूब की जो लाइट होती है उसको हम
कम ज़्यादा करें। अब वो उस लाइट से हमें कम ज़्यादा करने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम उसको कम ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, उसको हम कम ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें, जैसे मैंने फिर से हैंड का एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे हमें हैंड का ही एक्सरे करना है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मुझे तो हैंड का एक्सरे करना है बट मैं लाइट को यहाँ से लेके यहाँ तक खोल दूँ, तो उससे क्या होगा, हार्मफुल, वो रेडिएशन जो है वो हमें ही हार्म कर रही है। रेडिएशन के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है, तो वो रेडिएशन हमें हार्म करेगी। तो कोलिमेशन इसी के लिए बनाया है कि अगर हमें अगर हैंड का एक्सरे करना है तो हम हैंड को ही यूज में लें, ओनली उतना ही हम कोलिमेशन को कोलिमेट करें, उतना ही हम उसको ओपन करें जितना हमें एक्सरे चाहिए। जैसे कि हमें हैंड का एक्सरे चाहिए, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है जैसे द टेक्नोलॉजिस्ट शुड कोलिमेट द बीम टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू अवॉइड द अननेसेसरी इरेडिएशन टू अदर टिश्यू, यानी कि अननेसेसरी जो रेडिएशन हमें अदर पार्ट में लगती है, अदर टिश्यू पे लगती है, उनसे बचने के लिए हमें कोलिमेट करना है। जैसे कि हैंड का एक्सरे है तो मुझे अगर हैंड कौन सा है, हैंड इतना ही तो हैंड है, ठीक है, यहाँ से इसको हम फेलेंजेस बोलते हैं, इसको हम कार्पल बोन बोलते हैं या रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इतना ही कोलिमेट करना है। जैसे मैं हैंड का एक्सरे के लिए बोलता हूँ तो मुझे फेलेंजेस से लेके और कार्पल बोन तक कोलिमेट करना है, तो उसमें हम लिखेंगे द बीम शुड बी कोलिमेटेड टू फेलेंजेस इंक्लूडिंग द फेलेंजेस एंड कार्पल बोन, ठीक है। क्या लिखना है, द बीम शुड बी कोलिमेटेड टू इंक्लूडिंग द फेलेंजेस एंड कार्पल बोन, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कोलिमेशन का। तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस पेशेंट एक्सपोजर, ठीक है। अगर कोलिमेशन को हम कम करेंगे तो उससे पेशेंट का जो एक्सपोजर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी कि कम होगा, हमें रेडिएशन कम लगेगी। पेशेंट तो आता है एक बार एक्सरे करवा के चल जाता है, बट रेडियोग्राफर को ये नेसेसरी ध्यान रखना है कि उसको कोलिमेशन को कम करना है, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होंगे उस चीज़ के, क्योंकि वो दिन रात उसी फील्ड में रहता है, तो उसको कोलिमेशन का ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है द टेक्नोलॉजिस्ट शुड कोलिमेट द बीम टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू अवॉइड अननेसेसरी इरेडिएशन टू अदर टिश्यू। अननेसेसरी पार्ट पे हमें रेडिएशन से बचने के लिए कोलिमेट करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफएफडी। एफएफडी की फुल फॉर्म होती है फोकल फिल्म डिस्टेंस, ठीक है। एफएफडी की फुल फॉर्म क्या होती है, फोकल फिल्म डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसकी बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नॉन सोर्स इमेज डिस्टेंस, इसको हम एसआईडी भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सोर्स इमेज डिस्टेंस, यानी कि जो इमेज है जिसका हमें एक्सरे करना है उससे सोर्स है जिसका हमें एक्सरे करना है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है। इमेज लेने के लिए जो सोर्स की कितनी डिस्टेंस होगी ट्यूब से, वो हमें इसके अंदर बताना है, ठीक है। एफएफडी का भी वही होता है कि फोकल फिल्म डिस्टेंस, यानी कि जहाँ पे पेशेंट खड़ा है वहाँ से और जो ट्यूब है हमारी, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी वो हम किसके अंदर बताएंगे, एफएफडी और एसआईडी के अंदर बताएंगे, ठीक है। एफएफडी और एसआईडी के अंदर बताएंगे कि जो दोनों हैं हमारे जो पेशेंट और ट्यूब है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी, वो हम किसके अंदर बताएंगे, एसआईडी और एफएफडी के अंदर, ठीक है। तो एफएफडी की फुल फॉर्म है फोकल फिल्म डिस्टेंस, ठीक है। इसके हम फर्स्ट लाइन है इट इज ऑल्सो नॉन सोर्स इमेज डिस्टेंस, एसआईडी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन है द फोकल फिल्म डिस्टेंस एफएफडी रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द एक्सरे बीम एंड द फिल्म सरफेस, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि पेशेंट और ट्यूब के बीच में इसकी डिस्टेंस को बताते हैं, तो इस लाइन का मतलब वही है कि द फोकल फिल्म डिस्टेंस एफएफडी रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स, यानी कि सोर्स, ठीक है, ऑफ द एक्सरे, सोर्स ऑफ द एक्सरे मतलब जिसका हमें एक्सरे करना है, एंड द फिल्म सरफेस यानी कि एक्सरे ट्यूब, ठीक है। सोर्स ऑफ द एक्सरे यानी कि एक्सरे ट्यूब और फिल्म सरफेस मतलब जिसका हमें एक्सरे करना है पेशेंट का, उस दोनों के बीच की दूरी को हमें इसके अंदर बताना है। द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड एफएफडी इज 72 इंच और अप्रोक्स 180 सेंटीमीटर फॉर स्टैंडिंग पेशेंट, ठीक है। तो अब हम इसमें जैसे मैंने बताया कि एक तो होता है इरेक्ट और अपराइट, मैंने बताया था कि इरेक्ट और अपराइट यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में हम एक उसमें एक्सरे करते हैं। दूसरा होता है सुपाइन और प्रोन पोजीशन, जिसमें मैंने बताया था कि सुपाइन और प्रोन पोजीशन यानी कि टेबल पे लेटा के हम उसका एक्सरे करेंगे, ठीक है। और स्टैंडिंग पोजीशन में हम वर्टिकल इमेज रिसेप्टर या फिर चेस्ट स्टैंड पर उसका एक्सरे करेंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होती है, दोनों की दूरी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो हमारा जो हमारी एफएफडी है वो जो हमारी स्टैंडिंग में होगी, जो हमारी स्टैंडिंग पेशेंट के लिए होगी वो कितनी होगी, 180 सेंटीमीटर। उसको हम इंच में बोलें अगर तो 72 इंच हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ स्टैंडिंग में
हमारी FFD होगी 180 सेंटीमीटर, और अगर इंच में हम बोलें तो उसको 72 इंच हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में दोनों में याद रखो, कोई भी पूछ ले कि हाँ स्टैंडिंग पेशेंट के लिए FFD कितनी होती है, इंच और सेंटीमीटर दोनों में बताओ, तो हमें डायरेक्टली बोलना है कि 180 सेंटीमीटर स्टैंडिंग में होती है और 72 इंच स्टैंडिंग में होती है, ठीक है। इंच के अंदर 72 और सेंटीमीटर के अंदर 180, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्सो फॉर सुपाइन पोजिशन या प्रोन पोजिशन, यानी कि पेशेंट लेटा हुआ है, पोजिशन के लिए हम FFD 40 इंच और अप्रोक्स 100 सेंटीमीटर, यानी कि अगर पेशेंट स्टैंडिंग के लिए 180 और सुपाइन में अगर पेशेंट है तो सुपाइन में उसकी सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और अगर हम उसको इंच में बोलेंगे तो 40 इंच, ठीक है। तो जो हमारा सुपाइन में होता है वो कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और उसको हम इंच में बोलें तो 40 इंच उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सुपाइन और प्रोन पोजीशन के लिए हमारी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर FFD के अंदर एक और लाइन है, द FFD शुड नॉट बी शॉर्ट, द FFD शुड नॉट बी शॉर्ट बिकॉज इट कॉजेज ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इन द फिल्म, ठीक है। तो इसका मतलब है द फिल्म शुड नॉट बी शॉर्ट, यानी कि FFD जो है वो ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती, जैसा मैंने बताया कि स्टैंडिंग में 180 और सुपाइन में 100 सेंटीमीटर, इसको हम ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसको और ज़्यादा शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है, इट कॉजेज ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इन द फिल्म, यानी कि फिल्म फोग होने लग जाती है। फिल्म पे ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस मतलब कुछ जैसे हम किसी भी वीडियो की अगर क्वालिटी डाउन करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें ब्लरेंस दिखने लग जाती है, ब्लर दिखने लग जाता है, तो वैसा ही अगर हम इसकी जो FFD को कम करेंगे तो उसके अंदर हमें हमारी जो इमेज मिलेगी वो क्या होगी, थोड़ी ब्लर मिलेगी, थोड़ी अनशार्पनेस मिलेगी, उस पर थोड़ा ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा FFD। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज रिसेप्टर की। इमेज रिसेप्टर जैसे मैंने बताया कि IR, जिसको मैंने पहले भी यूज़ लिया वर्ड को, तो IR हमारा क्या होता है, इमेज रिसेप्टर होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IR, ठीक है। इस वर्ड को आप रट लेना क्योंकि ये वर्ड हर पोजीशन में बार बार हम पढ़ेंगे, हमारी रेडियोग्राफी इसी वर्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। IR मतलब इमेज रिसेप्टर, जिसको हम बोलेंगे कैसेट। कौन सी कैसेट, एक्सरे कैसेट, ठीक है। कैसेट कौन सी, एक्सरे कैसेट हम इसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते क्या है रेडियोग्राफिक लैंग्वेज में इमेज रिसेप्टर, और जब हम क्लिनिकली इसको यूज़ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्सरे कैसेट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, इट इज़ रेफर्ड टू एज द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एक्सरे बीम इनटू ए विजिबल इमेज, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे जो एक्सरे बीम होती है, जो हमारी एक्सरे ट्यूब से जो हमारी रेडिएशन आएगी, उनको क्या करता है, एक विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है। यानी कि जैसे मेरा हैंड है, हैंड को मैंने इमेज रिसेप्टर पे लगाया, इधर से रेडिएशन आई, रेडिएशन क्या कर रही है, जो अब मेरे हाथ के अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, कौन सी बोन्स है वो नहीं पता, तो उसको क्या करता है, ये विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। इनविजिबल इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है, वो क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो इसमें मेरे जो हैंड की बोन्स है वो विजिबल हो जाएगी, तो उसके लिए वो किस पे आ रही है, IR के ऊपर आएगी, एक्सरे कैसेट पे आएगी। किसी और चीज़ पे अगर हम ट्राई करेंगे तो वो नहीं होगा, एक्सरे कैसेट पे ही हम जो इनविजिबल इमेज है उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द कैसेट साइज आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, ठीक है। तो जो हमारी एक्सरे कैसेट होती है वो अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, जैसे बहुत सारे टाइप्स है, जैसे फर्स्ट हम इसको बोलते हैं 14x17 यानी 14x17 इंच, ठीक है। 14 इंटू इसको हम, ये हमारा है इंच में, ठीक है। लास्ट में मैंने लिख रखा है सबके लिए 1 इंच, बट मैं बता दूं कि ये जो 14x17 है ये हमारा है इंच, ठीक है। और जो हमारा ये है 35x43 सेंटीमीटर है, 35x47 जो सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये हमारा सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है। हम वैसे तो हम इंच में ही हम बात करते हैं सब जगह कि 14-17 की कैसेट ले आओ, 11-14 की ले आओ, 10-12 की ले आओ, 8-10 की ले आओ, पर उसके लिए हमें इंच में, हम हर जगगह क्लिनिकल में इंच में ही बात करते हैं, बट थ्योरेटिकली हमें याद रखना है कि जो 14x17 की कैसेट है उसको हम सेंटीमीटर में कितना बोलते हैं, 35x43 सेंटीमीटर बोले तो 35x40
3 सेंटीमीटर, हम इसको सेंटीमीटर में बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैसेट। फर्स्ट साइज हो गई 14x17 की, सेकेंड हो गई 14x14 इंच, ये भी इंच में है। ठीक है, 14x14 इंच, इसको हम सेंटीमीटर में बोलेंगे 35x35 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 10x12 इंच, 10x10। ठीक है, तो 10x12 इंच को हम सेंटीमीटर में बोलेंगे 24x30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तो हो गई 14x17 की, दूसरी हो गई 14x14 की, तीसरी हो गई हमारे पास 10x12 की, और फोर्थ हो गई हमारे पास 8x10 इंच की, जिसको हम सेंटीमीटर में बोलते हैं 18x24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में याद रखना इसको कंपलसरी है। ठीक है, तो वैसे हम थ्योरेटिकली जो क्लिनिकल में यूज़ लेंगे वो हम यही बोलेंगे कि 14x17 की कैसेट, 14x14 की कैसेट, 10x12 की कैसेट, 8x10 की कैसेट। ठीक है, तो हम इनको इंच में ही क्लिनिकली बोलते हैं, बाकी थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारे कैसेट्स के टाइप, इमेज रिसेप्टर के टाइप की, कितने टाइप की और कैसी कैसी साइज़ की हमारे पास जो कैसेट होती है, इमेज रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोजर फैक्टर। सबसे मेन जो हमारे चीज़ है वो है एक्सपोजर फैक्टर। अगर ये एक्सपोजर फैक्टर की मशीन हमारे पास नहीं होगी तो हम कोई सी भी इमेज को विजिबल नहीं कर पाएंगे, कोई सी इमेज को देख ही नहीं पाएंगे। तो एक्सपोजर फैक्टर में हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, कौन कौन सी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो एक्सपोजर फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द एक्सरे रेडिएशन। ये क्या करता है, ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्वालिटी और क्वांटिटी, जो रेडिएशन की क्वालिटी और क्वांटिटी होती है उसको बताता है। कौन, एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर क्या करता है, रेडिएशन की क्वांटिटी और क्वालिटी को हमें बताता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है। अब उन चीज़ों के लिए 2 टर्म्स हम यूज करते हैं, कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास MAS और एक होता है हमारे पास KVP। MAS की फुल फॉर्म होती है मिली एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और KVP की हमारे पास फुल फॉर्म होती है किलो वोल्टेज पीक। ठीक है, MS की फुल फॉर्म क्या है, मिली एम्पियर सेकेंड, और KVP की फुल फॉर्म है किलो वोल्टेज पीक। ठीक है, तो हम ये MS और KVP होते क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं वो है MS, यानी कि रेडिएशन क्वांटिटी इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विच इज रेफर टू एज MS। MS क्या होता है, MS में हम क्या करते हैं, रेडिएशन की क्वांटिटी को हम उसके अंदर रेफर करते हैं। रेडिएशन की क्वांटिटी यानी कि रेडिएशन क्वांटिटी इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि हम उसका जो कितना हम जो टोटल बंडल, मतलब टोटल बंडल ऑफ एक्सरेज, यानी कि हम कितनी रेडिएशन, कितनी सारी मात्रा में और कितने समय में, यानी कि जो मिली एम्पियर सेकेंड है, यानी कि कितने समय में और कितनी सारी हम रेडिएशन पेशेंट को दे रहे हैं, वो हमें किस में पता लगेगी, MAS के अंदर पता लगेगी। ठीक है, मिली एम्पियर सेकेंड में पता लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएशन क्वालिटी। क्वांटिटी को हमने किस में रेफर किया, MAS में। ठीक है, नेक्स्ट रेडिएशन क्वालिटी इज नोन एज द पेनेट्रेबिलिटी ऑफ द बीम विच इज ऑल्सो रेफर टू एज KVP। ठीक है, नेक्स्ट होता है KVP। KVP में हम किसको करते हैं, रेडिएशन क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पेनेट्रेबिलिटी ऑफ द बीम, यानी कि ये कितना पेनेट्रेट कर रहा है, मतलब बॉडी के कितना जल्दी बॉडी से ये निकल रही है। ठीक है, तो वो कितना उसमें तीव्रता है, यानी कि उसकी कितनी स्पीड है रेडिएशन की, जितनी तेजी से वो बॉडी को पार कर रही है, यानी पेनेट्रेट, यानी पेनेट्रेबिलिटी जो होती है वो किस में आती है, क्वालिटी में आती है, और हम किससे रेफर करते हैं, KVP यानी किलो वोल्टेज पीक से हम उसको रेफर करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा MS और KVP। दोनों क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं बोथ कॉन्ट्रास्ट, बोथ कंट्रोल द रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। ये दोनों क्या करते हैं, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करते हैं, यानी इमेज की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और इमेज की क्वालिटी को अच्छी करते हैं। यानी रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट मतलब जैसे हम किसी भी फ़ोटो को एडिट करते हैं, उसके अंदर हम उसकी शार्पनेस बढ़ाते हैं, और मतलब बहुत सारी हम उसकी सेटिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हाई करते हैं, ब्राइटनेस हाई करते हैं, शार्पनेस हाई करते हैं। तो उनके जैसी क्या है MS और KVP, उनके जैसा ही हमें MS को कभी बढ़ाना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है, वैसे ही हम KVP की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं। वो हमारी मशीन में सेट होता है, वो हम उसी के अंदर करेंगे कि उसकी हम क्वालिटी और क्वान्टिटी को कितना बढ़ाना है, कितना कम देना। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, जो एक्सपोजर फैक्टर है ये हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज। ठीक है,
ये हमारा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज और इमेज इंटेंसिफायर पे। ठीक है, जो हम एक्सपोजर फैक्टर देंगे वो हमारा दोनों किस पे डिपेंड रहता है, किस किस पे डिपेंड रहता है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज, यानी कि कोई पेशेंट पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई चौड़ा होता है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें जो एक्सपोजर फैक्टर है वो देना है। ठीक है, एक्सपोजर फैक्टर अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर होती है जो मशीन के अंदर, उसके अंदर उन दोनों को हमें देखना है कि मशीन कितने एमए की है। अलग अलग एमए की मशीन होती है, जैसे कहीं पे 200 एमए की मशीन होती है, कहीं पे 400 की, कहीं पे 600 एमए की, तो ऐसे अलग अलग एमए की मशीन होती है। उन एमए को अकॉर्डिंग हमें फैक्टर देना है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज के अकॉर्डिंग हमें फैक्टर देना है। तो एक्सपोजर फैक्टर इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइज और इमेज इंटेंसिफायर, यानी कि मशीन कितने एमए की है। ठीक है, दोनों पे जितना ज़्यादा एमए होगा उतना कम फैक्टर होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एमए की यानी कि मशीन की क्वालिटी बढ़ेगी, इमेज इंटेंसिफायर की क्वालिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा फैक्टर रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिड्स की। ठीक है, ग्रिड हमारे पास होता है जो कि हमारा जो एक्सरे टेबल होती है उसके अंदर हमारे जो बक्की होती है वहाँ पे ग्रिड लगा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि पेशेंट और जो बक्की होती है उन दोनों के बीच में ग्रिड लगा हुआ होता है। ठीक है, ग्रिड्स आर मेड ऑफ पैरेलल स्ट्रिप्स ऑफ लेड। पैरेलल स्ट्रिप्स एक ग्रिड का टाइप है, उस स्ट्रिप्स से जो पैरेलल स्ट्रिप्स होती है उसी से ग्रिड बना हुआ होता है। जो ग्रिड्स के टाइप है ये पैरेलल स्ट्रिप्स, उस स्ट्रिप से हमारा ग्रिड बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द पेशेंट एंड द एक्सरे कैसेट। ये कहाँ होता है, इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द पेशेंट एंड द एक्सरे कैसेट, यानी कि ग्रिड कहाँ पे होता है, पेशेंट और एक्सरे कैसेट के बीच में होता है। ये क्या काम करता है, टू रिड्यूस द स्कैटर्ड रेडिएशन एंड इम्प्रूव द इमेज कॉन्ट्रास्ट। ये क्या करता है, जो हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन, हमारी कौन सी रेडिएशन होती है, जब हम पेशेंट लेटा हुआ है, हमने फैक्टर ज़्यादा दे दिया, यानी एक्सपोजर फैक्टर हमने ज़्यादा दे दिया पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है कि कुछ रेडिएशंस स्कैटर्ड होती है, यानी कि जैसे यहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है ये और यहाँ नीचे हमारी बक्की रहती है, उसके अंदर हमारा ग्रिड रहता है, तो कुछ रेडिएशन क्या टकरा के वापस जाती है ऊपर से। ये एक्सरे ट्यूब है हमारी, तो ऊपर से एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन आएगी, यहाँ पेशेंट लेटा हुआ है ये, तो पेशेंट को लग के कुछ रेडिएशन हमारी जो है स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। तो ग्रिड के लगने से वो रेडिएशन क्या होगी, स्कैटर्ड नहीं होगी। ठीक है, ग्रिड का मेन मोटिव क्या है कि रेडिएशन को स्कैटर्ड होने से रोकना। जैसे हमारा वर्टिकल इमेज रिसेप्टर होता है उस पर हमारा ग्रिड नहीं होता है। जो हमारा चेस्ट स्टैंड होता है IR जिसे मैंने बोला था, तो वर्टिकल इमेज रिसेप्टर होता है, उसमें हमारा ग्रिड नहीं होता है। तो उसमें ग्रिड नहीं होता तो कुछ रेडिएशन क्या होती है, स्कैटर्ड होती है, यहाँ इमेज रिसेप्टर से टकरा के कुछ रेडिएशन स्कैटर्ड होती है, तो वो स्कैटर्ड होके हम ही को लगती है। तो उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रिड का यूज़ करते हैं। ग्रिड का यूज़ एक्सरे टेबल के अंदर होता है, अभी तक चेस्ट स्टैंड में ग्रिड का यूज़ नहीं होता। तो चेस्ट स्टैंड में वो रेडिएशन स्कैटर्ड होती है, इसीलिए हमें चेस्ट स्टैंड पे एक्सरे कराने से पहले पेशेंट को सेफ्टी देते हैं। ठीक है, तो ग्रिड कहाँ पे होता है, पेशेंट और बक्की के बीच में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्कैटर्ड रेडिएशन को रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है किसको, इमेज कॉन्ट्रास्ट को, वैसे ही इमेज की क्वालिटी को बढ़ाता है। अगर रेडिएशन पूरी, अगर जितनी हमने रेडिएशन दी अगर वो पेशेंट को ही लगेगी तो इमेज कंट्रास्ट तो ऑब्वियसली अच्छी आएगी ना, क्योंकि अगर वो आधी रेडिएशन तो अगर स्कैटर्ड हो जाएगी, पहुंचेगी ही नहीं, वहाँ से ही स्कैटर्ड हो जाएगी, तो फिर वो पूरी रेडिएशन पेशेंट को नहीं लगेगी, तो वो स्कैटर्ड रेडिएशन उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। रिड्यूस करेगा तो इमेज कॉन्ट्रास्ट बढ़िया आएगा। ठीक है, तो ये हमारी इमेज की कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिड्स। ग्रिड्स आर यूज्ड व्हेन द थिकर पार्ट इज एग्जामिन। ठीक है, तो ऐसा होता है कि हम हर पेशेंट के लिए ग्रिड का यूज़ नहीं करते। जैसे कि कुछ हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं एक्सरे के, जैसे हैंड का एक्सरे हैं, तो वो भी होता है एक्सरे टेबल पे हैं, बट उसके लिए हम बहुत सी जगह लेते हैं, बट बहुत सी जगह उन पेशेंटों के लिए हम कैसेट को एक्सरे टेबल पे ही लगा देते हैं ऊपर ही, और ऊपर लगाने से क्या होता है कि हम ग्रिड को यूज़ में नहीं लेते। तो वहाँ पे हम पोजीशन में क्या लिखेंगे कि ग्रिड को हमने यूज़ नहीं किया, यानी कि नॉट रिक्वायर्ड। ग्रिड में हम लिख देंगे नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बट कुछ जैसे थिकर पार्ट होता है, जैसे कि मैं बात करूँ कि मुझे चेस्ट का एक्सरे कराना है, या फिर मुझे LS स्पाइन का एक्सरे करवाना है,
ठीक है, जैसे पूरी स्पाइंस जो हमारे पीछे होती है उनका एक्सरे करवाना है, तो ये क्या हो जाता है, हमारी बॉडी की थिकर पार्ट है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे थाई का एक्सरे करवाना है, ठीक है, मुझे पेल्विक का एक्सरे करवाना है, जो पेल्विक पार्ट होता है हमारा आगे का, उसका एक्सरे करवाना है, तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड का यूज़ करते हैं। उनमें हमें लिखना पड़ेगा ग्रिड इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थिकर पार्ट के लिए हम इसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेड मार्कर। लेड मार्कर हमारा क्या होता है, लेड मार्कर होता है द राइट एंड ए लेफ्ट लेटर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि लेड मार्कर होता क्या है। लेड मार्कर क्या होता है, एक राइट और लेफ्ट, ओनली इन नाम के दो वर्ड होते हैं जो हमारे लेड के बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से। तो वो क्या होते हैं, राइट और लेफ्ट, दो इंग्लिश के लेटर होते हैं, उनका बने हुए होते हैं। ठीक है, वो दोनों किस काम में आते हैं, कंसिस्ट ऑफ द लेड, यानी कि वो दोनों लेड के बने होते हैं। लेड के बने हुए होने का क्या रीज़न है कि लेड से बने हुए होते हैं, तो वो रेडिएशन से उन पर कुछ मतलब वो रेडिएशन उनको विजिबल कर देती है। ठीक है, आर यूज्ड ऑन द रेडियोग्राफिक इमेज टू डिटरमाइन द करेक्ट एनाटॉमिकल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम लेड मार्कर को यूज क्यों करते हैं कि अगर मान लो कि मैं रेडियोग्राफर हूँ, मैंने किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे कर दिया, जैसे कि मैंने इस हाथ का एक्सरे कर दिया। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता कि मुझे मैंने इस हाथ का एक्सरे किया, तो मुझे ये नहीं पता कि ये राइट हाथ है या लेफ्ट हाथ है, क्योंकि मैं तो कर दिया एक्सरे। अब मैं एक्सरे करके मेरे किसी साथ वाले को मैं बोल दूं कि इस कैसेट को रीड कर दो, तो मुझे तो पता है कि वो राइट हैंड है, ठीक है, बट सामने वाले को नहीं पता कि वो राइट हैंड ही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो हमें उसके लिए उसका पता लगाने के लिए हमें लेड मार्कर का यूज करना होता है। जैसे कि हम राइट पार्ट का एक्सरे कर रहे हैं, राइट हैंड का एक्सरे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें राइट मार्कर लगाना पड़ेगा, और हम लेफ्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लेफ्ट मार्कर लगाना पड़ेगा। तो यानी कि करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन का हमें पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लेड मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि द राइट एंड लेफ्ट लेटर ऑफ इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ द लेड, जो लेड का बना हुआ होता है और राइट और लेफ्ट दो लेटर का होता है। ठीक है, आर यूज्ड ऑन द रेडियोग्राफिक इमेज, किस पे यूज करते हैं हम इसको, जो हमारा IR होता है, कैसेट होती है, उसके ऊपर हम इसको लगाते हैं। ठीक है, आर यूज्ड ऑन द रेडियोग्राफिक इमेज टू डिटरमाइन द करेक्ट एनाटॉमिकल साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि डिटरमाइन करने के लिए कि करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी है। ठीक है, कौन सा राइट साइड है, कौन सा लेफ्ट साइड है, उसका पता लगाने के लिए हम लेड मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोनार्ड शिल्डिंग। गोनार्ड शिल्डिंग में क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन हमें कहाँ पे हार्म करती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उन पे भी हमें सबसे ज़्यादा रेडिएशन हार्म करती है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सेफ रखने के लिए, हम रेडिएशन से सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, गोनार्ड शिल्डिंग का यूज करते हैं। गोनार्ड शिल्डिंग एक लेड की बनी हुई होती है, जो हम जिस भी, जैसे पेशेंट का हम AP पोजीशन कर रहे हैं तो उसको आगे लगा देंगे, PA पोजीशन कर रहे हैं तो उसके पीछे लगा देंगे। पेल्विक पार्ट पे हम गोनार्ड शिल्डिंग को यूज करते हैं। कहाँ पे, ऑन द पेल्विक एरिया। गोनार्ड शिल्डिंग को हम कहाँ पे यूज करते हैं, ऑन द पेल्विक एरिया। ठीक है, पेल्विक एरिया पे हम गोनार्ड शिल्डिंग को यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है गोनार्ड पेल्विक एरिया पे यूज करने से क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेफ रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है गोनार्ड शिल्डिंग प्रोटेक्ट्स द गोनार्ड शिल्डिंग प्रोटेक्ट्स द पेल्विक एरिया फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन एंड रिड्यूस द रेडिएशन डोज टू द पेशेंट। ये भी क्या करती है, जब मैंने बताया कि हम पेशेंट को दो टाइप से उसका एक्सरे करते हैं, एक स्टैंडिंग में जिसको हम इरेक्ट बोलते हैं, और एक सुपाइन में जिसको हम लेटा के एक्सरे करते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट सुपाइन में करते हैं तो हम उसको एक्सरे टेबल पे कर सकते हैं। बाकी इरेक्ट में अगर हम एक्सरे करते हैं तो मैंने बताया कि इरेक्ट में ग्रिड का यूज़ नहीं होता, तो उसमें रेडिएशन क्या होती है, स्कैटर्ड होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं चेस्ट का PA एक्सरे कर रहा हूँ या AP एक्सरे कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होगा, चेस्ट स्टैंड पे हम उसको करेंगे। चेस्ट स्टैंड पे करेंगे तो क्या होगी, रेडिएशन स्कैटर्ड होगी, यानी कि अलग अलग रेडिएशन अलग अलग जगह जाएगी। उसके लिए हम पेशेंट पे क्या करेंगे, गोनार्ड शिल्डिंग का यूज करेंगे, ताकि वो रेडिएशन स्कैटर्ड ना हो, क्योंकि गोनार्ड शिल्डिंग लेड का बना होता है, तो लेड को रेडिएशन क्रॉस नहीं कर पाएगी। ठीक है,
तो वो नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हम गोनार्ड शील्डिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे चेस्ट पीए का एक्सरे किया तो हमने पीछे की साइड में हम उसके वो लगा देंगे गोनार्ड शील्डिंग, और आगे अगर हमने एपी का किया तो हम उसको आगे की साइड लगा देंगे। ठीक है, जिस भी पार्ट को हमें बचाना है उस पार्ट पे हम उसका यूज कर देंगे। ठीक है, बट मोस्टली हम गोनार्ड शील्डिंग को पेल्विक पार्ट पे ही लगाते हैं। अलग अलग जगह के लिए, जैसे गले के लिए हमारे थायराइड बना हुआ होता है, और आँखों के लिए हमारे एक लेंस चश्मा बना हुआ होता है, जो ग्लास बना हुआ होता है आँखों के लिए, वो भी लेड का बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग हमारे पास आइटम्स है रेडिएशन को बचाने के लिए। ठीक है, तो गोनार्ड शील्डिंग protects the pelvic area from scattered radiation and reduce the radiation dose to the patient। ठीक है, स्कैटर्ड रेडिएशन से गोनार्ड शील्डिंग हमें बचा लेगी और क्या करेगी, रेडिएशन डोज को कम करेगी। रेडिएशन डोज कम क्यों अगर नहीं हुआ तो, कि अगर हम गोनार्ड शील्डिंग का यूज नहीं करेंगे तो वो रेडिएशन हमें ही लगेगी या फिर पेशेंट को लगेगी। ठीक है, तो वो हमें या पेशेंट को लगेगी तो वो रेडिएशन डोज रिड्यूस नहीं हुआ ना, क्योंकि उसमें तो वो रेडिएशन लग रही है बॉडी को लगेगी तो हार्मफुल होगा तो हमारा कोई सा भी ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो सारे साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम गोनार्ड शील्डिंग या अदर जो हमारा रेडियोलॉजी का जो आइटम होता है उनको यूज करते हैं, किससे, स्कैटर्ड रेडिएशन से बचने के लिए। और स्कैटर्ड रेडिएशन से बच जाएंगे तो क्या होगा, रेडिएशन डोज रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर टुडे फॉर दिस क्लास।